हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कि जैसा कि आपको पता है, लास्ट जब प्री मिक्स हुआ था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए हम वही टॉपिक उठाएंगे। तो चलो आज दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन विट्रो गमीटोजेनेसिस। अभी रिसेंटली मैंने डिजाइनर बेबी के ऊपर एक FMS या फ्यू मिनट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पे अगर हम देखें वो टॉपिक मैंने पूरा उसमें कवर किया था। चलो अब देखते हैं कि क्या आप इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। IVG इज अ टेक्निक दैट जनरेट गमीट्स फ्रॉम इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये अपने आप में भी दोस्तों ये IPSC करके आपको UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, ये ध्यान रखना। इट कैन बी यूज टू क्रिएट बोथ स्पर्म एंड एग्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। इट हैज पोटेंशियल टू अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ये देखो कितनी कैसी स्टेटमेंट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम दोस्तों इसमें करने की कोशिश करें तो पहला है कि ये IPSC ये ठीक है। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम सोमेटिक सेल से बना सकता है, हाँ ये भी ठीक है। इट हैज़ पोटेंशियल टू अलाउ सेम सेक्स, मतलब अगर दो मेल हैं तब भी उनके बच्चा हो सकता है, मतलब एक से एग बनाया जाएगा और एक से स्पर्म। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों सही है। तो सही आंसर अपना क्या है जो है दोस्तों यहाँ पे D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है जी, चलो अब देखो, मानो कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के मेजर सेल है। एक है सोमेटिक, दूसरे हैं दोस्तों जर्म सेल। ठीक है, अब जर्म सेल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे मान लो एग आ गया, स्पर्म आ गया। तो आपको पता है कि स्पर्म फादर से, एग मदर से, तो मतलब N इधर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर से। ये इस तरह से दोस्तों दो हमारा नॉर्मल जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता है। फर्टिलाइज एग होता है एंड देन अल्टीमेटली बच्चे का जन्म होता है। अब यहाँ पे साइंटिस्टों ने क्या किया, वो कहते हैं कि जो सोमेटिक सेल है ये तो 2N है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका स्टेम सेल बनाएंगे। स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जिससे जो है बाकी चीजें बन सकती हैं, बिल्कुल बेसिक। जैसे मान लो हमारा जन्म हुआ, वहां पे भी जो है सेल बना, जो फर्टिलाइज एग हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुई, देन धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई। तो वहां पे भी जो सेल है वो डिवाइड होके आके कोई नर्व सेल बन गया, कोई अपना लिवर सेल बन गया, कोई किडनी सेल बन गया, कोई हार्ट सेल बन गया। तो अलग अलग सेल वहां से बने। तो सिमिलरली हम जो है स्टार्टिंग वाला सेल बनाएंगे, स्टेम सेल बनाएंगे, जिसका नाम है प्लूरीपोटेंट। ठीक है, अब प्लूरीपोटेंट से जो है हम, क्योंकि अडल्ट स्टेम सेल से जो प्लूरीपोटेंट बना रहे हैं, तो इसलिए इसको IPSC बोला जाता है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब स्टेम सेल है तो ये जर्म सेल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिर हम इसका बनाएंगे जर्म सेल। जर्म के अंदर मान लीजिए दो कपल है, ठीक है, दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं। एक वाले का हम बना देंगे एग, दूसरे का हम क्या बना देंगे, स्पर्म। यहां पे आपके मन में आएगा कि यहां से सीधा क्यों नहीं हम फर्टिलाइज कर सकते, बिकॉज ये 2N है, ठीक है, डबल है। तो अगर दोनों दो को मिलाएंगे तो 4N हो जाएगा, 4 गुना। अब ये दूसरी बात है कि ये जो डिवाइड होता है उसकी प्रोसेस का नाम है माइटोसिस, इसीलिए तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। यहाँ पे क्या है, मेयोसिस। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों जेनेटिक जो कंट्रोल वो भी होता है उनमें से, लेकिन बेसिक आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब इस प्रोसेस को अगर मान लीजिए यही प्रोसेस मैं लैब में करता हूं, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इसका नाम आपने सुना होगा। अब यहां पे हम गमीट बना रहे हैं, ठीक है, एग एंड स्पर्म, तो इसीलिए इसको बोला गया IVG, इन विट्रो गमीटोजेनेसिस। अल्टीमेटली अगर यहां पे भी एग एंड स्पर्म को मिलाएंगे और हम जो है फर्टिलाइज कर देंगे, देन उसके बाद फीमेल के अंदर हम उसको डाल देंगे, तो यहां पे भी दिस प्रोसेस इज ऑल्सो IVF की तरह ही है, लेकिन इससे पहले जो काम हो रहा है वो IVG की तरह हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब ये देखो, यहाँ पे वैसे ही है, एग जो स्टेम सेल है वहां से स्पर्म एंड एग एंड देन अल्टीमेटली बेबी। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली देखा आपने कि एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी कितना जरा न्यूज में है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। करेक्ट कौन सी है, इंपैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमन हेल्थ। यहां पे देखिए, इंक्रीज इन बोन डेंसिटी ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, इंक्रीज इन मसल सेल वीकनेस, it weakens the heart with the time leading to cardiac problems. Fourth है, developing fetus is likely to sit high up in the mother's womb. यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट कौन सी है, ठीक है, एक ही करेक्ट है। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान देना, हाउ मैनी कितनी है, एक ही है, दो है, तीन है, या फिर सारी की सारी है, बताओ। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोग्रेविटी है क्या। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से आप कोई भी चीज फेंक रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके फॉल कर जाती है, फिर कहीं और जोर लगाया, फिर यहाँ पे फॉल कर गई,
है ना, आपने मशीन वगैरह सब यूज़ किया, यहाँ पे फॉल कर गई, फिर और लगाया यहाँ पे फॉल कर गई, फिर और लगाया यहाँ पे फॉल कर गई, और यहाँ पे फॉल कर गई। एक टाइम आता है ऐसा, हमेशा ऑलवेज इन फॉल कंडीशन होता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो ये 300-350 किलोमीटर के आसपास है, तो ये हमेशा अर्थ की तरफ ऐसे ही फॉल ही करता जा रहा है, तो ऑलवेज इन फॉल कंडीशन, उसकी वजह से अंदर वेटलेसनेस महसूस होती है। अब यूपीएससी आपसे पूछेगा कि क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ग्रेविटी लगती है? बिल्कुल लगती है, तभी तो वो घूम रहा है। लेकिन अंदर जो है, जैसे एकदम से लिफ्ट नीचे आए, जैसे कोई हवाई जहाज है, ऊपर ले गए, और उस कंडीशन के अंदर आप जो वेटलेसनेस महसूस करते हो वो है माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी नियर जीरो ग्रेविटी, नॉट अ जीरो ग्रेविटी, ठीक है। अब ये महसूस होता है। अब सोचो, जब हम, जैसे हम यहाँ पे अर्थ पे है, तो हमारा हार्ट जो है ना, नीचे को क्या लग रहा है? ग्रेविटी। तो ये ऊपर को क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है, तो इट मीन्स कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जोर लग रहा है। अब वहां पे जाएगा, वहां पे तो ऐसा जो नीचे को वो आपको महसूस ही नहीं हो रही है ना, माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट, तो वहां पे हार्ट इतना तेजी से काम नहीं करता, वो आराम से जो है ब्लड पंप कर सकता है। अब उसकी वजह से क्या है, मसल वीक हो जाता है। जब दोबारा अर्थ पे आएंगे, अब देखना जितने मर्जी एस्ट्रोनॉट की वीडियो, उनको स्ट्रेचर पे ऐसे लटाया जाता है, देन लेके जाया जाता है। अब वहां पे क्या है कि हार्ट एकदम से प्रेशर फील करता है जब हम दोबारा आते हैं, ठीक है जी। दूसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी मान लो ऊपर जाए, तो उसका वूम जो है वो नीचे अभी है, क्योंकि ग्रेविटी है नीचे, वो थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगा, ठीक है। पहले है कि जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंक्रीज मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं विद द टाइम, हार्ट के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ठीक है। डेवलपिंग फीटस सिट हाई, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या आया? सी, ठीक है जी। चलो अब यहां पे आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये सारा वहां पे लिखा हुआ जो यहां पे मैंने आपको बताया। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। अब ये है, ऐसा आपको पता है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी। अगर मैं बोलूं तो ये टफ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो। पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, ब्लैक होल्स डू नॉट एग्जिस्ट एज बाइनरी सिस्टम। दूसरा है, ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव स्टार एक्सप्लोडेड एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स नोन एज सुपरनोवा। थर्ड है, स्टार्स कांट ऑर्बिट ब्लैक होल। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे सारा ही सारा जो है ये गलत है, तो अपना जो है आंसर है दैट इज सी, दैट इज नन। अब इसमें देख लेते हैं भाई है क्या, है ना, आपको समझ तो आए। ओके, सो हम ये मानते हैं, जैसे आपने स्टार का जो लाइफ साइकिल वाला जो चार्ट देखा होगा, तो वहां पे क्या है कि अगर ये कोई स्टार है, ठीक है, वहां पे अगर मैसिव स्टार है सन के कंपैरिजन, तो यहां पे एक एक्सप्लोजन होता है जिसको बोलते हैं सुपरनोवा। उसके बाद हम बोलते हैं ब्लैक होल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये समझ आएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, यहां पे उन्होंने देखा एक ब्लैक होल, ठीक है, अब उसके राउंड एक स्टार है। अगर ये सिस्टम हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए बाइनरी सिस्टम, ठीक है। स्टार हो सकता है या कोई और बॉडी हो सकती है, दो बॉडी है तो बाइनरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन रिसेंटली क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि एक और स्टार है, तो ये क्या है? ट्रिपल सिस्टम, ये ऑब्जर्व किया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी बात कर लेते। देखो, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, हमने ये सोचा, हमने ये पढ़ा ब्लैक होल। ब्लैक होल किससे बना? ब्लैक होल से जस्ट पहले क्या हुआ था, अभी हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि एक्सप्लोजन हुआ था, ये एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल बना। अब साइंटिस्ट कहते हैं यहां पे हमने ब्लैक होल के आसपास दो स्टार देखे, तो अगर तो ये एक्सप्लोजन के बाद बना है, तो ये स्टार यहां पे कैसे है? मतलब ये ब्लास्ट हो जाना चाहिए। अगर कहीं बम फूटता है, आसपास का एरिया तहस नहस हो जाता है। तो कहते हैं अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहां पे कोई स्टार था, यहां पे भी कोई स्टार था, यहां पे कोई स्टार था, ठीक है, अब यहां पे हो जाता है एक्सप्लोजन, उसके बाद ब्लैक होल बना, ये थ्योरी है। अब एक्सप्लोजन हुआ तो ये वाले स्टार तो खत्म हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन एक साइलेंट प्रोसेस हो, ठीक है। यहां पे एक टर्म का नाम दिया गया, दैट इज फेल्ड सुपरनोवा, ठीक है। ये तो ये टर्म भी आई, तो आप ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, व्हाट डज हेफलिक लिमिट रेफर टू? इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है, नहीं आता तो फिर तो चलो डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब वन लाइनर, ठीक है जी। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूटेशंस अ सेल कैन अकमुलेट बिफोर डाइंग। सेकंड, द नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल सेल कैन डिवाइड बिफोर इट स्टॉप्स dividing. Third, at the times it takes for a cell to complete one cycle of mitosis. Last, at the lifespan of cell in a year. तो यहाँ पे देखो कि क्या आपको आंसर लगता है
चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे 4 ऑप्शन है, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 25% प्रोबेबिलिटी है हर एक की जो करेक्ट होने की। अगर 25% प्रोबेबिलिटी वाला जो है ना, ये आप इसको हाथ लगाओगे तो ये तभी लगाना अगर आपको आता है, नहीं तो हाथ जल जाएंगे, बता रहा हूँ। क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट होता है, हमें तो लग रहा है कि बस ऐसे ही आंसर, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट होता है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर एक आधी आपको आ गई तो उससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 के बीच में डिसाइड करना है, मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, अगर एक स्टेटमेंट मान लीजिए ये आप कहते हो गलत, तब भी जो है 33% प्रोबेबिलिटी हर एक की। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, ऐसी चीज़ों बहुत मैटर करती हैं जब आप एग्जाम में वहां पे बैठते हो। तो यहां पे जो दोस्तों जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कितनी बार जो है सेल डिवाइड होता है जब वो रुकने से पहले, मतलब उसकी लाइफ में कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेफलिक। ये साइंटिस्ट ने लिमिट दी थी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी लिमिट क्या है, 15% ऑफ। ये ईद के मौके पे ईद 15 आप यूज करोगे, ठीक है जी। 29 मार्च को 1 अप्रैल, तो स्लीपी के कोर्सेस है, अगर आपको कोई कोर्स पसंद है तो वहां पे जाके आप 15% ऑफ जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट होता है ऐसे मौकों के ऊपर, अगर आपका मन है तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस नंबर पे कॉल करनी है या sleepy.classes@gmail.com पे विजिट करना है। तो जो भी है आपका यहाँ पे कंसर्न भी है कुछ, वो भी सारा रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप जरूर विजिट कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका आंसर की। मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ टाइम जो सेल, जो नॉर्मल सेल डिवाइड होता है, ठीक है जी। अब देखो, अब किसी सेल को कितना डिवाइड होना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिनार्ड हेफलिक ने ये बताया था। अब किसी सेल को कितना डिवाइड होना चाहिए, मान लीजिए वो अनलिमिटेड ऐसे डिवाइड ही होता जा रहा है, तो फिर तो हाथ अपने जो है वो ग्रो ही करते जाएंगे, लिमिट होती जाएगी। अगर कोई सेल अनलिमिटेड ग्रो कर रहा है, मान लीजिए मैं मानता हूं नॉर्मल जो सेल है वो 40 से 60 बार जो है डिवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद रुक जाता है। अब इससे अगर ज्यादा अनकंट्रोल डिवीजन होती जाए तो कैंसर के अंदर जब ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। इसीलिए तो ये कंट्रोल जरूरी है। ये कंट्रोल बेसिकली कहां पे होता है, टीलोमेर्स। टीलोमेर्स बेसिकली अगर जैसे हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर कैप होते हैं, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है ये थिन होते जाते हैं, थिन हो जाते हैं, जब बहुत थिन हो जाते हैं वहां पे सेल जाके रुक जाता है। अगर ये ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होगी तो ये कैंसर यानी कि ट्यूमर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है जी। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टाइन रिंग्स, ये भी रिसेंटली न्यूज में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइंस्टाइन रिंग के बारे में, आइंस्टाइन रिंग्स एनेबल साइंटिस्ट टू लर्न अबाउट डिस्टेंट गैलेक्सीज विच अदरवाइज माइट नॉट विजिबल। It provide information about the expansion of universe. It allows scientists to detect dark matter directly. ठीक है जी, कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये पूछा गया। अब देखो ये टॉपिक आपको तभी, अगर आपको आइंस्टाइन रिंग समझ है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पता, तभी हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं। सिंपल, लेकिन यह है कि आपको एक बार अगर देखा होगा या मैंने कहीं पढ़ाया होगा या कहीं और से पढ़ा होगा तो फिर आपको कुछ अंदाजा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लग रही है ना, गड़बड़ इसमें, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है जी। तो ये 2 अपनी स्टेटमेंट सही है, मतलब बी इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स डिस्कस। अब अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, अगर आपको क्लियर है, चलो क्लियर नहीं है कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अब यहां पे कोई गैलेक्सी है, अब बीच में कोई मैटर है, ठीक है, इसकी वजह से आपको यहां पे ये गैलेक्सी दिख नहीं रही, बीच में आ रहा है। तो यहां से जब लाइट ट्रेवल करती है, अगर हम इसको यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करती है, तो यहां पे जो है ग्रेविटी के कारण लाइट जो है बेंड हो जाती है, यहाँ पे भी लाइट जो है ऐसे बेंड हो जाती है और हमारे पास पहुंच जाती है। हमें अपर एंड पोजीशन कहाँ पे दिखेगी, हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे है। इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब ये यही जो है हमें लगेगा इधर पड़ी है, या फिर हमें क्या लगेगा इधर पड़ी है। तो इट मीन्स के जो हिडन चीज है उसको मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, डार्क एनर्जी, तो उसकी वजह से भी है हम जो है दूर वाली चीजों को ऐसे देख पाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है ये, मैग्नीफाइंग लेंस का, ठीक है। अब ये बात होगी, अब यहाँ पे कोई मान लीजिए डार्क मैटर है जिसके बारे में हमें पता नहीं, उसकी वजह से जो है ग्रेविटी वो क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हमें ये भी इनडायरेक्टली पता लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ डार्क मैटर है जिसके बारे में भी हमें ना पता हो, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी ये बताता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है।
अब अगर हम परफेक्ट जगह के ऊपर, परफेक्ट एंगल के ऊपर, जैसे हम ये सूर्य ग्रहण या ऐसा कुछ देखते हैं, तो हम अगर अर्थ के ऊपर कहीं कहीं पे अगर कोई चीज़ दिख रही है, इस देश में दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इट मीन्स कि वो एक परफेक्ट लोकेशन है। तो सिमिलरली अगर हम एक परफेक्ट जगह के ऊपर यहाँ पे बैठें तो हमें ये अच्छे से दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक परफेक्ट लोकेशन के ऊपर बैठे तो हमें यहाँ पे चारों ओर जो है ना वो लाइट दिखती है, चारों ओर लाइट, ठीक है जी। तो उसको क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन रिंग। तो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल लेंस की ही आउटकम है आइंस्टाइन रिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगर टेलीस्कोप अच्छे से पूरी सही जगह फोकस है तो आपको चारों तरफ जो है रिंग मिलेगा। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने 5 टॉपिक और यहाँ पे ऐड कर दी, 5 लास्ट वीडियो के अंदर ऐड किए थे। तो एग्जाम आते आते हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस एंड टेक के वो सारे ऐड कर देंगे ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।